हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। ऑप्शन आ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सा है प्रेमचंद और ऑप्शन दा है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आ है प्र, ऑप्शन बा है प्रत्यय, ऑप्शन सा है प्रति और ऑप्शन दा है एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है यानी कि प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ज्येष्ठ हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए ज्येष्ठ हो जाता है, जेठ हो जाता है या ज्येष्ठ हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा है यानी कि ज्येष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। ऑप्शन आ है तद्भव, ऑप्शन बा है तत्सम, ऑप्शन सा है संकर और ऑप्शन दा है देशज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है यानी कि तत्सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो क्षत्रिय, ऑप्शन बा है त्रा, ऑप्शन सा है ज्ञा और ऑप्शन दा है ऋण। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए जो ऋण है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग देखेंगे अति लघु त्रिय टाइप। अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किए, तो हम लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देखिए क्वेश्चन है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए पुष्प का देख लेते हैं। तो इसमें कुसुम हो जाता है, फूल, सुमन, मंजरी और परसून। आपको इसमें दो लिखने हैं तो आप इसमें से कोई से भी दो लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बिजली का, तो चंचला, चपला, शया, दामिनी, विद्युत। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन निर्वाह तथा वीणावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो देखिए जीवन निर्वाह में प्रयुक्त समास तत्पुरुष समास हो जाता है और देखिए वीणावादिनी में बहुव्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है बहुत क्रोधित होना, प्रयोग है मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप अपने लफ्ज़ों में भी जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाक्य प्रयोग करें, जो आपके माइंड में आ रहा हो आप उस तरीके से भी आप वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कि ऐसे भी कर सकते हैं कि उनकी बात सुनकर, या हमने बताया कि मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गए, या किसी का नाम लेके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमान तरवरी बहुत छाए। देखिए चलते हैं देखते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बाहु छाए। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो उप देखिए उपग्रह हो जाता है, उपनाम हो जाता है और प्रति देखिए प्रतिवर्ष हो जाता है और प्रतिघात हो जाता है। देखिए उपसर्ग लगाने थे, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। तो देखिए उप में उपग्रह में उप आगे लगा है ना, और उपनाम में भी उप आगे लगा हुआ है, और प्रति में देखिए प्रतिवर्ष में प्रति आगे लगा हुआ है और प्रतिघात में प्रति आगे लगा हुआ है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। अब आप लोगों के ये देखिए अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। या देखिए, वाचन का अर्थ एवं उद्देश्य बताएं। और अथवा देखिए, अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है? मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य लिखें। तो आपके ये क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया हुआ है, क्योंकि हम पेपर भी आपका 2019 ही का सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आए क्वेश्चन या ये आए या ये आए, आपको आंसर यही लिखना है। तो देखिए, भाषाई कौशल है सुनना, बोलना यानी वाचन, पढ़ना और लिखना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे अगर आपको ऐसे नहीं याद हो पाता है तो आप लोग देखिए, सुबोपाली से आप लोग सुबोपाली से आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। सु फोर सुनना हो जाता है, और बा में ओ की मात्रा मतलब बोलना हो जाता है, और पा मतलब पढ़ना हो जाता है, और ला में छठी की मात्रा मतलब लिखना हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए, वाचन स्वर एवं मौन वाचन। वाचन का अर्थ देख लेते हैं। देखिए, वाचन का अर्थ, भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को तो वाचन पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन और वांचना भी हैं। लुईस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण तथा उसका पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए पूर्व आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, बांधना, पठन और वाचन है। वाचन के उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए, वाचन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। सेकंड नंबर पर है वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। थर्ड नंबर पर है पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। और 4 नंबर पर है आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सकें, उसमें देखिए ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। देखिए, 2 के आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बताते हैं, देखिए, अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, जब व्यक्ति अथवा बालक अपने अंतःकरण में स्थिर विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरों के समक्ष बोलकर अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और देखिए, इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए, देखिए, समाज के विभिन्न सदस्यों में शिष्टतापूर्वक वार्तालाप करने की क्षमता का विकास करना। बालक अपने दैनिक जीवन में जो सुनते हैं, देखते हैं तथा पढ़ते हैं उसे शुद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। और देखिए, बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता उत्पन्न करना। और देखिए, 4 नंबर है बालकों की रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों को समझना। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए 2 ही नंबर का होता है और आपके पास सिर्फ 1 घंटा होता है और आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग लिखें जितना आपके पास टाइम हो, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लेंदी लिख दें, मतलब एक क्वेश्चन में तो हम बहुत लेंदी लिख रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन हम छोड़ दें, तो ये आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग उतना ज़रूर लिखें जितना कि आपको लिखना चाहिए। हाँ, लगे ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन ये हो गया है, इतने वर्ड का हो गया है, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, प्रेरक फर्स्ट नंबर पर है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला। प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला कर्ता। यानी उदाहरण, सुरेश राधा से खाना पकवाता है। यानी क्या है? सुरेश के द्वारा राधा से खाना पकवाया जा रहा है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसी के द्वारा कार्य करवाने की, जैसे जिस क्रिया में ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, जैसे इसमें देखिए सुरेश क्या है, सुरेश स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, ये राधा से खाना पकवा रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो ये प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया होती है, यानी इसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो हम देखिए दीपावली के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आप तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप दीपावली ही आप लिखें, आपको जो अच्छा लगे, जो आप अच्छे से लिख पाएँ वो आप लिखें, ठीक है ना, उस फेस्टिवल के बारे में आप लोग लिखें। तो देखिए रूपरेखा, प्रस्तावना, मनाने का कारण, मनाने की विधि, लक्ष्मी पूजन और उपसंहार। देखते हैं, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखिए त्योहारों और उत्सवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में हिंदुओं के देखिए फर्स्ट नंबर पर रक्षाबंधन, सेकंड नंबर पर है दशहरा, थर्ड नंबर पर है होली और फोर्थ नंबर पर है दीपावली। प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण 13 से शुक्ल 2 धनतेरस से भैया दूज तक 5 दिनों का मनाया जाता है। देखिए दीपावली मनाने के कारण, दीपावली दीप प्लस वली, इसका अर्थ है दीपकों की पंक्ति। यह ज्योत का पर्व है। इसको मनाने के कई कारण हैं। राम का अयोध्या से इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ पूरा किया था। इसी दिन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। इसी दिन आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने निर्वाण प्राप्त किया था। दीपावली के समय वर्षा ऋतु का अंत और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। देखिए मनाने की विधि, इसको देखिए जो दीपावली इसकी विधि क्या है मनाने की, ये देख लेते हैं। तो दीपावली से पूर्व घरों और दुकानों की सफाई व रंगाई आरंभ हो जाती है। त्यौहार धनतेरस से आरंभ होता है। धन्वंतरी का जन्म दिवस होने के कारण वैद्य लोग इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उस दिन नरक चौदह मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। बाजार और घर सब प्रकाश से जगमगा जाते हैं। अब देख लेते हैं लक्ष्मी पूजन। तो दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं, खील खिलौने मिठाइयाँ आदि खाते हैं। व्यापारी वर्ग बही खाते पूजते हैं। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के टीका करती हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाइयों के साथ यमुना नदी में स्नान करती हैं। देखिए उपसंहार देख लेते हैं। दीपावली के अवसर पर कुछ लोग जुआ खेलकर अपना धन और उल्लास नष्ट करते हैं। बच्चे पटाखे व फुलझड़ियों से वस्त्र व शरीर के अंगों को जला लेते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस त्योहार पर इन बुराइयों को दूर करें और इसे कल्याण का साधन बनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर को प्रस्तुत करें। ठीक है, तो लोकोक्ति एवं मुहावरों का अंतर। प्रायः यह देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि इन दोनों भाषा प्रयोगों की भेदक रेखाओं का उन्हें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहाँ हम इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने इन दोनों का अंतर निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। देखते हैं, देखिए लोकोक्ति में एक पूर्ण सत्य विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह दूसरे वाक्य का अंश नहीं बनती वरन एक स्वतंत्र वाक्य होती है। रूढ़ि मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता, वह तो वाक्य के भीतर ही प्रयुक्त है, अथवा यूँ कहिए कि यह किसी वाक्य में लग जाने के लिए विवश है। हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य ये देख लेते हैं। ये देखिए 432। ऊपर जो अंतर स्पष्ट किया गया है वह तो अत्यंत स्थूल अंतर है। इसके अतिरिक्त एक प्रधान अंतर यह भी है कि मुहावरे सदा गद्यात्मक होते हैं, जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक होने के साथ पदात्मक भी होते हैं। यही नहीं, एक स्थूल अंतर यह भी है कि लोकोक्ति में से मुहावरे आकार में अपेक्षाकृत लघुत्तर होते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए, विस्मय बोधक यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं, जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई, ऐसी आशा नहीं थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। 4 नंबर पर है, मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। और 5th नंबर पर है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक आप लोगों का 2019 का पेपर सॉल्व हो गया है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।